हेलो दोस्त, स्वागत है आप सभी को पॉलिटी की क्लास नंबर 9 में। इससे पहले हम लोगों ने क्लास 8 तक कंप्लीट कर लिया है, जिसको अगर आप देखना चाहते हैं तो उसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप चाहे तो उस क्लास को आप देख सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, लेकिन थोड़ा सा लॉन्ग है, इसलिए हम लोग जो है वो पीपीटी तैयार करके रखा गया है। आज का जो टॉपिक है वो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत यानी कि डीपीएसपी। तो इसको जो है वो हम लोग खत्म करने वाले हैं। और इससे पहले जो है हम लोगों ने मौलिक अधिकार को यानी कि फंडामेंटल राइट्स को हम लोगों ने देखा था। अच्छा, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है वो मैं आपके लिए कुछ इस तरीके से तैयार करके रखा है। और इसमें जो है मैंने आपको कई सारे प्लेटफॉर्म से लेकर के आपके लिए जो है वो क्वेश्चन भी रखा गया है, तो आप इसको क्वेश्चन को भी लगा लीजिएगा। तो ये टॉपिक आपके लिए एकदम पक्का हो जाएगा। और बाकी अगर हम बात करते हैं तो बाकी जो है हम लोगों ने क्वेश्चन के थ्रू देख लेंगे, और बाकी जो है वो हम लोग थ्योरी के टाइप से देख लेंगे। तो ये भी हमारे कंप्लीट हो जाएगा। और इससे पहले हम लोगों ने देखा था मूल अधिकार को देखा था। तो मूल अधिकार में यानी कि मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स, आपको पता होगा कि उसको जो हम लोगों ने हाल ही में कंप्लीट किया था, और वो हमारे बहुत ही ज्यादा बेहतर अच्छा टॉपिक रहा था। और उसको एक बार हम लोग ओवरव्यू उसको लेते हैं। तो वो जो हम लोग पढ़े थे वो भाग 3 में पढ़े थे, और अनुच्छेद 12 से 35 में पढ़े थे। तो अब 35 से आगे होगा, आपको पता होगा। और उसको जो हम लोग मूल अधिकार को कहा जाता है, भाग 3 को कहा जाता है मैग्ना कार्टा कहा जाता है, आपको पता होगा। और सबसे पहले जो वो किसी के यहाँ था, तो ब्रिटेन में 1215 ईस्वी में एक ब्रिटिश किंग जिसका जॉन नाम था, उसके द्वारा एक जो है वो डॉक्यूमेंट्स के रूप में चार्टर दिया गया था। और उसके तहत जो है वो मतलब अदर डॉक्यूमेंट्स के तहत 1689 में 1689 में एक अदर डॉक्यूमेंट्स की तरफ से 1689 में एक डॉक्यूमेंट्स यानी कि आदेश पत्र दिया गया, जिसको चार्टर कहा जाता है, और जिसको की बाद में बोला गया बिल ऑफ राइट, यानी कि मौलिक अधिकार बोला गया, मूल अधिकार बोला गया। और उस समय जब वो 1789 में उस समय जो फ्रांस में क्या चल रहा था, तो आप कहेंगे रेवोल्यूशन चल रहा था, फ्रेंच रेवोल्यूशन जिसको हम लोग बोलते हैं। और उसी के समय जो अमेरिका में 1787 ईस्वी में लगभग बोले थे, 1787 ईस्वी में मूल अधिकार वहां पे जो है वो क्या हुआ, संविधान बन करके तैयार हो गया था। और 1751 में भारत में जो है वो मूल अधिकार को ऐड कर दिया गया। और उसी के संविधान से भारत की संविधान लिया गया, जिसको जो है वो पहले 7 मौलिक अधिकार हुआ करता था, लेकिन जो एक जो हटा दिया गया, आपको पता होगा 31 से, और आपका जो 19 के एक के एफ से हटा दिया गया। आपका जो है वो 40वां संविधान संशोधन 1978 के तहत, जो कि प्रॉपर्टी ऑफ राइट यानी कि राइट टू प्रॉपर्टी को हटा करके एक लीगल एक जो है वो लीगल राइट बना दिया गया, यानी कि 300 के एक के भाग 12 में उसको पहुंचा दिया। आपको पता होगा ये सब 12 में हमने राज्य की परिभाषा के बारे में चर्च किया था। उसके बाद में 13 में मूल मूल अधिकारों की वो असंगत विधियां, मतलब कि सरकार द्वारा कोई ऐसी कानून नहीं बनाया जाएगा जो कि जो है वो लोगों को जो है वो मूल अधिकार का हनन हो। ये 13 हो गया था। उसके बाद में 13 में हम लोगों ने 6 मूल कर्तव्य को भी पढ़ा था, यानी कि मौलिक कर्तव्य को कि समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, संवैधानिक अधिकार। और 32 को आपको पता होगा भीमराव अम्बेडकर के द्वारा आपका जो है वो कहा जाता है उसको क्या कहा जाता है, तो आपको पता होगा कि वो जो कहा जाता है वो आपका कहा जाता है आत्मा कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसको, तो आप कहेंगे उसको जो कहा जाता है वो आत्मा कहा जाता है। और 14 से 18 की बात करते हैं, 14 से 18 में जो है समानता का अधिकार, समानता का अधिकार है। जैसे 14 में आपका विधि के समक्ष समानता का अधिकार है। और मिलवा मिलवा मिल्स बिनार हुआ था 1980 में। इसको हम लोगों ने ट्रिक से भी देखा था कि ई और एफ जो है वो एक दोस्त है, और उसने शोध करता है कि शिक्षा जो है वो क्या होना चाहिए। तो ई से हमारे इक्वालिटी आती है यानी कि समानता का अधिकार, जो कि 14 से 18 में। और एफ से फ्रीडम यानी कि फ्रीडम जो है हमारे 1922 में। और सो से मतलब है कि शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो कि 23 से 24 में। और धा मतलब होती है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, यानी कि 25 से 28 में। उसके बाद में शिक्षा मतलब होती है कि शिक्षा संस्कृति का अधिकार, जो कि 29 से 30 में है।
ये सब कुछ देखा था। 15 में हम लोगों ने ये देखा था कि धर्म के आधार पर नागरिक के साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। केवल धर्म, जाति, वंश, जन्म स्थान इस सब के मामले में देखा था। और बाकी जो है वो 15 के जुड़ते गए थे। 15 सब क्लॉज 1, 15 सब क्लॉज 2, 15 सब क्लॉज 3, जिसमें बच्चों का कल्याणकारी, उसके बाद में फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होती है 1951 में, जिसमें ये जोड़ा जाता है कि सामाजिक जो है वो सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़े जो वर्ग हैं, उनको की जो है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट यानी कि जो सरकारी कॉलेज वगैरह होगा, वो उसमें जो है वो रिजर्वेशन दिया जाएगा। और उसके बाद में 93वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2005 में होती है, जिसमें जिसमें निजी प्राइवेट यानी कि प्राइवेट इंस्टीट्यूट में भी उसको छूट दिया जाएगा। ये सब हम लोगों ने पढ़ा था। उसके बाद 103वां संविधान संशोधन 2019 में होती है, जिसमें ये होता है कि आर्थिक रूप से जो पिछड़ा वर्ग है उसको 10% के आरक्षण दिया जाए। ये सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश यू ललित जो थे, वो भी इसके सपोर्ट में नहीं थे, जब 10% ईडब्ल्यूएस लगा करके 10% जो है वो आरक्षण देने की बात किया गया। तब वो जो सुप्रीम 8 नवंबर 2022 से वो सुप्रीम कोर्ट से ये डिसीजन आती है कि ये पास हो जाती है, जो कि पास होती है 3:2 के, मतलब कि 2 जो है वो ना के रूप में रहती है और 3 जो रहती है वो पास के रूप में रहती है। तो आपको पता होगा कि ज्यादा वाला ही पास होगा, इसके तहत होगा। उसके बाद में 16 में अवसर की समानता यानी कि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी के मामले में हम लोगों ने बात किया था। उसके बाद में जो है वो उसके बाद में 17 में अस्पृश्यता का अंत हम लोगों ने पढ़ लिया था, यानी कि क्या बोलते हैं, एवोल्यूशन एंड टचेबिलिटी के मामले ने पढ़ा था, जो कि नाम बदल के सिविल अधिनियम संरक्षण 1955 में 1955 कर दिया गया था। नाम वही है, लेकिन बदला गया था 1976 में, लेकिन वही के वही नाम है। उसके बाद में 18 में हम लोग पढ़ रहे थे उपाधियों का अंत हो गया। फिर 18 के बाद 14 से 18 के बाद आता है स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि 19 से 22 तक है, जो कि स्वतंत्रता का अधिकार एक है। और उसको हम लोगों ने ट्रिक भी बढ़ा था कि बोझ संघ आया, बस बस व्यापार किया, इसको हम लोगों ने पढ़ा था। उसके बाद में हम लोगों ने 20 पढ़ा था कि दोष सिद्ध से संरक्षण, दोष सिद्ध से संरक्षण, यानी कि जब कोई व्यक्ति कोई व्यस्त ना हो जाए, मतलब कि 18 साल का ना हो, उसे फांसी की सजा नहीं दिया जाएगा। उसको जुवेनाइल कोर्ट के द्वारा 3 साल की सिर्फ मैक्सिमम सजा होगी। ऐसे में जो है वो एक मामला हो गया था, आपको मेहरौली गैंगरेप हो गया था, आपको पता होगा। और उसमें जो है वो विनय पाठक हुआ करता था, जिसका उम्र जो रहता है वो 17 साल का रहता। तो उसके बाद जो है वो एक अधिनियम बनाया गया कि अगर जो है वो कोई अगर मतलब कोई अगर लड़का है जिसकी जो है वो मतलब कि क्या कहते हैं, उसका जो उम्र है वो 18 साल से ज्यादा नहीं हुआ है, तो ऐसे में कोई रेयर केस कर देती है, मतलब कि उस केस के बाद मतलब कि जो है, अधिनियम ये बना दिया गया, कोई जघन्य अपराध करता है या तो फिर कोई रेयर केस करता है, रेयर मामला करता है, तो उसकी अडल्ट एज 16 ईयर मान लिया जाएगा। तो ऐसे में जो वो उसके बाद तो विनय पाठक को उसका फायदा मिल गया था। और उसके बाद 21 आता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता आती है। 21 आती है, फिर 22 में आता है गिरफ्तारी और निरोध के संरक्षण, यानी कि अरेस्ट जो किया जाएगा, उसमें जो है आप कोई इंसान को अगर अरेस्ट किया जा रहा है, तो उसमें आप कारण पूछ सकते हैं और वकील अपने मर्जी के अनुसार रख सकते हैं। और 24 घंटे के अनुसार आपको जो है वो मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। उसके बाद में उसके बाद में हम लोगों ने पढ़ा था 23 से 24 में। तो 23 से 24 में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, 23 से 24 में शोषण के विरुद्ध पढ़ा था, से शोध किया था। तो 23 से 24 में शोषण के विरुद्ध मतलब कि मानव दुर्व्यवहार में आप कोई भी शोषण नहीं कर सकते हैं। उसके बाद में आप जो है वो उसके बाद में 23 में हम लोग 23 में पढ़ा था कि मानव दुर्व्यवहार में बलात्कार का प्रतिबंध, मतलब कि आपको जो है वो मतलब किसी भी शोषण आप नहीं कर सकते हैं, ये कहा था। उसके बाद में हमारे थे 25 से 28 धर्म की स्वतंत्रता। आप कोई भी धर्म को मान सकते हैं और कोई भी इंस्टीट्यूट, कोई भी मतलब कि आप जो है वो कोई आपसे जो है वो धार्मिक के मामले में जबरदस्ती नहीं कर सकता कि हाँ जो आप इस चीज को मानिए। 25 में उसके बाद में हमारा आता है 25 आती है अंतः कारण की समानता है, मतलब कि आप जो है वो कुछ भी मान सकते हैं। 26 में धार्मिक कार्यों में प्रतिबंध की स्वतंत्रता है। उसके बाद में 27 में धार्मिक कार्यों से मुक्ति है, मतलब कि धार्मिक कार्यों से मुक्ति, मतलब कोई भी आपसे जबरदस्ती पैसा नहीं मांग सकता धर्म के नाम पर। उसके बाद में शिक्षण संस्थानों की में स्वतंत्रता, मतलब कि किसी भी शिक्षा संस्थान में जिस राज्य के द्वारा सरकार के द्वारा पैसा मिलता है, वहां पर किसी विशेष धर्म में वो खर्च नहीं किया जाएगा। 29 में पढ़ा था अल्पसंख्यकों में वर्गों के हितों का संरक्षण पढ़ा था। 30 में पढ़ा था शिक्षा संस्थानों की स्थापना। उसके बाद 32 में पढ़ा था संवैधानिक उपचारों का अधिकार।
ये हो गए थे, इसमें 5 प्रकार के सुप्रीम कोर्ट द्वारा रिट जारी कर दिया जाती है। आपको बंदी प्रतिष्ठीकरण, परमादेश, उसके बाद प्रतिषेध, उसके बाद उत्प्रेषण, उसके बाद में अधिकरण। अब जो हम लोग पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं डीपीएसपी। 10 मिनट में मैंने आपको रिवीजन करवा दिया। सबसे पहले एक जो क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जा रहा था कि धारा और एक्ट में क्या अंतर है। मैं आपको बता दूं कि धारा जो होती है, जैसे कि आईपीसी धारा होती है, आईपीसी होती है, सीपीसी होती है, सीपीसी और आईपीसी ये सब को हम लोग कहा जाता है, धारा कहा जाता है। यानी कि इंडियन पैनल कोड और आपका किन्नर किन्नर प्रोसीजर कोड जो होती है वो ये धारा होती है। और आर्टिकल आपको पता होगा कि आर्टिकल किसको कहा जाता है। ये जो होती है पॉलिटी में होती है, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि जहाँ पे आपको सेक्शन भी लिखा हुआ मिल जाएगा, आपको धारा भी लिखा हुआ मिल जाएगा। तो कुछ इस तरह से मामला है। अब जो आती है हमारे डीपीएसपी यानी कि डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आती है। अब इसका मतलब जो होती है वो हमारे पास क्या होती है, आप ये समझते हैं। आप देखिएगा कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व, सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि इसका मतलब आखिर होती क्या है। तो इसका मतलब मैं अगर बताऊं दोस्त, इसकी मतलब होती है कि मतलब कि सरकार का ये उद्देश्य है कि लोक कल्याण राज्य की स्थापना करना, यानी कि सामाजिक तथा आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना स्थापना करना। ये जो है वो सरकार की उद्देश्य है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को लागू करने के मामले में। तो ये बात आप समझ पा रहे हैं, कोई इसका विशेष उद्देश्य तो है नहीं। और इसके बाद में हम लोग ये जान लेते हैं कि इसको जो है वो इसको उल्लंघन करने के बाद आपको जो है वो कोई ऐसा प्रावधानिक नहीं बनाया गया कि आपको जो है वो सजा हो जाएगी। इससे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि ये जो भाग 4 में है और अनुच्छेद जो है वो 36 से 51 में है। और ये जो लिया गया है वो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। किस संविधान से लिया गया है? तो आप कहेंगे ये जो लिया गया है वो आपका आयरलैंड के संविधान से लिया गया। इसका ये एक ट्रिक है दोस्त, मैं आपको लास्ट में वो बताना चाहूंगा कि नानक ने पुरुषों को गांव में 3 काम दिए। सन आलोक को पानी पीना है। ये इसका ऐसा करके कुछ ट्रिक मिल जाएगा तो आप देख लीजिएगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो लिया गया है वो आयरलैंड के संविधान से लिया गया। तो मैं आपको बताऊं कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है वो भारत के अलावा सिर्फ आयरलैंड में मौजूद है। आयरलैंड में मौजूद है, यानी कि आयरलैंड आयरलैंड और सिर्फ भारत में मौजूद है, और दूसरा और कहीं भी मौजूद नहीं है। सिर्फ और सिर्फ विश्व में यही 2 देश है जिनके पास जो है वो राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है। आप इतना बात समझ पा रहे हैं? चलिए, अब जो बात आती है कि भारत शासन अधिनियम 1935 वर्णित अनुदेश पत्र को भारतीय संविधान नीति निर्देशक तत्व के रूप में स्थान दिया गया है। इसका मतलब है कि आपका भारतीय शासन अधिनियम 1935 में जो अनुदेश पत्र जो है, यानी कि द गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935 as given instrument of instruction to the Indian Constitution as डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। यानी कहने का मतलब ये है कि आपका जो है वो इंस्ट्रक्शन जिस तरीका से दिया जाएगा, नीति जो बनाया जाएगा उसी के अनुसार जो है वो आपको चलना है। मतलब कि इसको जो है वो उल्लंघन करने के बाद वो तो आपका आगे है कि डीपीएसपी मतलब कि न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता। मतलब ये जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है वो न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता। इसे वैधानिक क्योंकि शक्ति प्राप्त नहीं है। मतलब कि इसको जो अगर आप उल्लंघन करते हैं तो इसका जो है वो इसको लेकर के कोई भी आपको एफआईआर नहीं कर सकता है। कोई भी जो है वो आपका जो है वो सजा का प्रावधान नहीं कर सकता। ऐसा जो है वो डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी बनाया गया है। मतलब राज्य के नीति निर्देशक कोई भी आपको जो है वो कोई जबरदस्ती आपको नहीं कर सकता है। चलिए, अब जो आगे लिखता है भारत और आयरलैंड को छोड़कर किसी अन्य देश का वर्णन नहीं है। आपको पता होगा मैंने पहले ही बता दिया था कि आपको जो है भारत और आयरलैंड के अलावा और दुनिया के कोई भी देश नहीं है जहाँ पे राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है वो जिसके संविधान में इंक्लूड है। अब प्रमुख कथन यानी कि इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट की बात कर लेते हैं जो कि आपके जो है वो एग्जाम में यहाँ से डायरेक्ट आपको देखने को मिल जाएगा कि केटी कृष्णामाचारी ये कहते हैं कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा सुविधा अनुसार अदा किया जा सकता। बैंक जो है वो अपनी सुविधा के अनुसार अदा कर सकता है। जैसे बैंक में हम कोई भी पासबुक लेके जाते हैं, कोई भी पेमेंट लेके जाते हैं, कोई भी अपने पासबुक को अप टू डेट कराने के लिए ले जाते हैं। तो ऐसे में आपको जो है वो बैंक वाले जो है वो ये कह दें कि अभी जो है वो छुट्टी चल रही है, अभी हम नहीं करेंगे। तो आप बैंक वाला के कुछ भी नहीं उखाड़ पाइएगा, कुछ भी नहीं। तो वैसे ही
केटी शाह ने ये कहा था, केटी शाह ने ये कहा था कि जो है वो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है वो ये है, एक चेक एक एक जो है वो तुलना ऐसे करते हैं कि बैंक की सुविधा के अनुसार यह बैंक जो है वो अपने इसको अदा कर सकता है। ये हो गया। अच्छा, उसके बाद आती है क्या आती है, टीटी कृष्णामाचारी। क्या आती है, टीटी टीटी कृष्णामाचारी आती है, टीटी कृष्णामाचारी आती है। और ये कहते हैं कि इन्हें इन्हें भावनाओं का अस्थायी कूड़ा कूड़ा घर है। ये जो है ना टीटी कर्मचारी, ये भावनाओं को अस्थायी कूड़ा घर कहते हैं, मतलब राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को कहते हैं अस्थायी कूड़ा घर है। अस्थायी मतलब कूड़ा घर है, ये बोलते हैं। अच्छा, केसी व्हीलर ने कहते हैं, केसी व्हीलर के आपने नाम सुना होगा, कि इन्हें धार्मिक उपदेश की संज्ञा दी। इन्होंने मतलब कि राज्य के नीति से सिद्धांत के मामले में ये कहा कि ये जो है वो उपदेश की एक संज्ञा, धार्मिक उपदेश की एक जो है वो ये संज्ञा, ये केसी व्हीलर ने कहा। यहाँ से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। उसके बाद में जी ऑस्टिन ने कहता है कि डीपीएसपी को संविधान की आत्मा कहा। यानी कि आपका जी ऑस्टिन जो कि हिस्ट्री के एक लेखक हैं, उन्होंने ये कहते हैं कि अपनी पुस्तक द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्न का कॉर्नरस्टोन ऑफ ए नेशन में निदेशक तत्वों का मूल अधिकारों को मूल संविधान की मूल आत्मा कहा। यह जी ऑस्टिन ने जो है वो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को जो है वो कहा है कि अपनी पुस्तक क्या है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नरस्टोन ऑफ ए नेशन में इन्होंने जो है वो राज्य के नीति सिद्धांत को आत्मा कहा। ये बात आपको समझ में आ गई। उसके बाद में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसके मामले में ये कहते हैं, भीमराव अंबेडकर जी भी ये कहते हैं कि ये जो है वो डीपीएसपी को भारतीय संविधान की अनोखी विशेषता कहा। यानी कि जो है वो अनोखी विशेषता मतलब कि ये जो है वो एक अनोखा है। अब जो आते हैं कि मतलब कि संसद को कानून बनाते समय, मतलब कि संसद जो है वो कानून बनाते समय डीपीएसपी को ध्यान में रखकर बनाएगा। डीपीएसपी मतलब हमारे भारत के लिए इतनी इंपॉर्टेंट है कि अगर मान लीजिए कोई भी संसद जो है वो कानून कोई पास कर रहा है तो डीपीएसपी को अपने ध्यान में रखकर बनाएगा, क्योंकि डीपीएसपी को उल्लंघन करने पर कोई भी जो है वो एफआईआर दर्ज नहीं होती है, इसलिए वो डीपीएसपी को ध्यान में रखकर बनाएगा। अब जो हम लोग चलते हैं आर्टिकल 36 पर चलते हैं, क्योंकि आर्टिकल अब 36 से हमारे जो है वो मेन चीज शुरू होती है। अब 36 में हम लोग देखते हैं कि 36 में आखिर है क्या। 36 में ये कहा गया है कि राज्य की परिभाषा, बस राज्य की परिभाषा के मामले में का राज्य शब्द का वही वही अर्थ है जो भाग 3 के अनुच्छेद 12 में दिया गया। आपको पता होगा कि जो है वो 12 में मैंने अभी भी आपको बताया कि जो है राज्य के भाषा के मामले में बताता है, राज्य को सिर्फ भाषित करता है, परिभाषा करता है। यहाँ राज्य का मतलब यहाँ राज्य का मतलब कोई यूपी या कोई बिहार नहीं है, बल्कि यहाँ राज्य का मतलब पूरे देश को संबोधित किया जा रहा है। तो राज्य शब्द वही अर्थ है जो भाग 3 के अनुच्छेद 12 में दिया गया है। Their word state has the same meaning as given in article 12 and 3। तो ये बात आपको आ गई। अब चलती है जो अब आती है वो 37 चलती है। 37 में क्या लिखा है, आप कहें कि 37 में जो लिखा है दोस्त, 37 में क्या लिखा है, तो आप कहें कि 37 में लिखा है कि डीपीएसपी किसी भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता। डीपीएसपी किसी भी न्यायालय के द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता है। ये बाध्य योग्य नहीं है। ये जो है वो आपका बाध्य योग्य नहीं है। इसका मतलब है कि किसी भी राज्य के द्वारा जो है वो ये लागू नहीं कराया जा सकता है, ये बाध्य योग्य नहीं है। इसका मतलब है कि इसको उल्लंघन करने पर आप जो है वो सुप्रीम कोर्ट या तो फिर कोई कहीं पे भी आप इसके खिलाफ जो है वो शिकायत जो है वो दायर नहीं कर सकते हैं। ठीक है जी, अब इतनी बात आप समझ रहे हैं, इतनी बात समझ रहे हैं। यानी कि संसद को अधिकार है कि संसद को अधिकार है कि वह डीपीएसपी में संशोधन कर सकते हैं। डीपीएसपी में क्या कर सकते हैं, तो आप कहेंगे कि डीपीएसपी में जो है वो ये जो है वो डीपीएसपी में संशोधन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, डीपीएसपी में संशोधन कर सकते हैं। ये जो है वो संसद का अधिकार है। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला आर्टिकल जो कि आपका है 38। 38 में क्या कहा है कि राज्य सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय सुनिश्चित
कर, आय आय स्थिति, सुविधाओं तथा अवसरों में समानताओं को कम करके सामाजिक व्यवस्था को सुरक्षित एवं संरक्षित कर लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने का प्रयास करेंगे। इसका मतलब ये हुआ दोस्त, आप देख सकते हैं कि राज्य सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित कर आय, स्थिति, सुविधाओं तथा अवसरों में समानताओं को कम करके सामाजिक व्यवस्था को सुरक्षित एवं संरक्षित कर लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने का प्रयास करेंगे। मतलब हुआ ये दोस्त कि आप समझ सकते हैं कि राज्य का कर्तव्य ये है कि वह लोगों के लिए सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय प्रत्येक व्यक्ति के सुनिश्चित कर सकते हैं। मतलब कि उसके जो है वो सुविधा के अनुसार जो है, उसको सुविधा के अनुसार जो है आप जो है वो राज्य जो है वो कदम उठा सकती है। यानी कि कल्याणकारी राज्यों को बनाना, यानी कि वेलफेयर स्टेट के रूप में जो है वो एक राज्य के रूप में रखना। राज्य का ये कर्तव्य है कि मतलब कि किसी वे व्यक्ति मतलब ज्यादा से ज्यादा लोगों को हित में संरक्षण करे, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जो है वो कल्याण करे, मतलब ज्यादा से ज्यादा लोगों को जो है वो वेलफेयर करे, कल्याण करे। उसके मामले में जो है वो कोई भी लॉ पास कर सकती है, कोई भी ऐसा कदम उठा सकती है जो कि आपका जो है वो सामाजिक के दायरे में एक आर्थिक राजनैतिक न्याय सुनिश्चित कर आय स्थिति सुविधाओं तथा अवसरों में समानताओं को कम करके एक समाज को सुरक्षित ऐसा नहीं कि कोई ऐसी चीज कर दिए जिसको से अब लोगों के ऊपर जो है वो खतरा हो गया। तो ऐसे मामले में फिर आपका तो ऐसे नहीं कर सकते। और 37 मैंने आपको बता ही दिया कि जो है वो इसको 37 में आपका ये है कि जो है वो इसको कोई भी न्यायालय के द्वारा लागू नहीं करा जा सकता है। और इसको जो है वो मतलब कि इसको अगर आप उल्लंघन करते हैं तो आपका जो है वो कोई भी दंड के प्रावधान नहीं है, कोई भी दंड के प्रावधान नहीं है। चलिए अब हम आगे चलते हैं, आर्टिकल नंबर आगे, अब एक ही को में हम लोग नहीं लगा रहते हैं, तो हम लोग चलते हैं 39 में ये है, आप देख सकते हैं 39 में कि राज्य समान कार्य के समान वेतन, यानी कि सामान्य कार्य के लिए जो है वो समान राज्य विशेष रूप से निम्नलिखित नीतियों को सुरक्षित करने की दिशा में कार्य करेगा। राज्य विशेष रूप से, ओ सॉरी, 38 नहीं था, 38, उसके बाद में 38, उसके बाद में 39 के, अच्छा 39 के का भी है। तो राज्य विशेष रूप से निम्नलिखित नीतियों को सुरक्षित करने की दिशा कार्य करेगा। यानी कहने का मतलब ये है दोस्त कि आपका जो है वो जैसे कि मान लीजिए ये जैसे मतलब जैसे आप इसको ये समझ सकते हैं कि मतलब कि राज्य जो है वो आपका समान कार्य, अगर मतलब मान लीजिए आपकी ज्वाइनिंग जो है वो एक ही साथ है, किसी की फ्रेंड के साथ हुआ है, तो ऐसे में जो आपके लिए जो वो सरकार के द्वारा जो पेमेंट डिक्लेयर किया जाएगा वो आपका दोनों का सेम किया जाएगा। यानी कि दोनों एक ही टाइम में किए हैं और दोनों एक ही पद पर समान कार्य कर रहे हैं, तो आपको जो है वो पेमेंट में कोई भी बदलाव नहीं किया जाएगा, मतलब कि सेम पेमेंट मिलेगा। उसके बाद में आती है 39 के का आती है, उसमें 39 के का आती है, यानी कि 39 के ए आती है, गरीबों को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करना। इसका मतलब है कि गरीबों को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करना, इसका मतलब ये हुआ कि आजीविका के साधन उपलब्ध कराए जाएं, जिससे उनका जो है वो जीवन यापन अच्छे से हो। मतलब कि जो गरीब लोग हैं उनको जो है वो कानूनी के मामले में जो है, जैसे कि कानूनी के मामले में जो है वो कोई भी चीज आती है तो उनको फ्री में सहायता किया जाए, ऐसा राज्य की जो है वो दिया गया है मामला। अब आती है 39 के घा आती है, क्या आती है 39 के घा आती है कि मतलब कि ये कहा था, मतलब जैसे गरीब को निःशुल्क कानूनी सहायता के मामला में ये कभी कह सकते हैं कि सभी को समान रूप से न्याय तथा आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों को निःशुल्क विधियां की व्यवस्था, यानी कि आपका जो है वो निःशुल्क कानून के मामले में जो है वो उसको दे सकते हैं। ये ऐसा जो कहना है, मतलब कि आप कह सकते हैं कि निःशुल्क कानूनी सहायता दे सकता है, मतलब कि गवर्नमेंट दे सकता है।
उसके बाद में कहता है, घ कहता है कि पुरुषों और महिलाओं दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन। अच्छा, 39 के घ में ये कहा गया है, 39 के घ में कि स्त्री एवं पुरुषों को, मतलब कि ऐसा नहीं कि स्त्री है तो उसको मतलब कि ज्यादा ऐसा स्मार्ट दिखता है तो उसको ज्यादा पेमेंट दिया जाए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपका स्त्री हो या पुरुष हो, आपके समान कार्य के लिए समान वेतन जो है वो आपको दिया जाएगा। ऐसा जो वो कहती है, वो कानून आर्टिकल कहती है, 39 कहती है। अच्छा, उसके बाद में हमारा आता है 39। 39 के बाद आपकी आती है जो 40 आती है। 40 को ऐसे भी नहीं लिखा है, लेकिन 40 मैं आपको बताना ये चाहता हूँ। तो 40 में आपको ये बताना था कि पंचायत ग्राम का गठन, ये जिसको पंचायत ग्राम का गठन, ये आपको पता है कि ये गांधीवाद सिद्धांत है। आपको पता होना चाहिए कि ये जो है वो एक गांधीवाद सिद्धांत है, 40 जो है। और 40 इसमें नहीं लिखा गया तो उसको हम दिखाते हैं। और उसके बाद है जो है ये इम्पोर्टेंट है, 40 जो है वो मैं इम्पोर्टेंट है। उसके बाद 41 देख लेते हैं कि आपका सभी नागरिक अपनी योग्यता के अनुसार रोजगार, सभी नागरिक जो है वो अपनी योग्यता के अनुसार जो है वो रोजगार रोजगार प्राप्त कर पाएगा। यानी कि कह सकते हैं कि आपका जो है बेरोजगारी, बुढ़ापा, बीमारी और विकलांगता के मामले में कार्य करने, शिक्षा पाने और सार्वजनिक सहायता पाने का अधिकार जो है वो सुरक्षित करना। यानी कि राज्य का ये कर्तव्य बनता है कि आपका जो है वो, मतलब कि जो लोग लोग वहां पे जो है वो विकलांग है, या तो फिर जैसे बुढ़ापा है, मतलब बूढ़ा है, या विकलांग है, जैसा भी है, उनको जो है वो बेरोजगारी, बुढ़ापा, बीमारी और विकलांग के मामले में कार्य करने की, मतलब जिस तरह के इंसान है उस तरह के उनको जो है वो काम आप दिला सकते हैं, दिलाने की कोशिश ऐसा किया जाए। तो ये कहता है आर्टिकल 41 का था। यानी कि जैसे कि मैं अगर बताऊं तो, जैसे मनरेगा चलाया जाता है तो इसके लिए जो इंसान हो गए वो उसके लिए एलिजिबल होगी। अब जो आता है आर्टिकल नंबर आती है 42 आती है, कितना आती है, तब कहेंगे आर्टिकल नंबर 42 आती है और कहता है कि कार्य करने की न्याय संगत एवं मानवीय दशाएं। यानी कि आपका जो स्त्रियों को प्रस्तुति सहायता, स्त्रियों को जो है वो मतलब कि प्रस्तुति सहायता, यानी कि राज्य काम की न्याय संगत और मानवीय परिस्थितियों को सुनिश्चित करने एवं मातृत्व राहत के लिए प्रावधान करेगा। मतलब कि कोई जो महिला है, कोई महिला अगर गर्भवती है और और जो है वो उसको जो है वो जैसे मान लीजिए तब उसकी जो है, मतलब उसकी जो है वो एक व्यवस्था किया जाएगा, रिलीफ किया जाएगा। जिसको कहते हैं मेंटोरनी रिलीफ किया जाएगा। मतलब कि उसको जो है वो एक अच्छा सुविधा दिया जाएगा, एक जो है वो अच्छे जो है वो एक अच्छे उसको व्यवस्था किया जाएगा। तो इस मामले में जो है वो राज्य जो है वो उसके लिए व्यवस्था किया जाएगा स्त्रियों के लिए। वही दिखता है 42 में कि कार्य करने की न्याय संगत एवं मानवीय दशाएं, यानी कि मानवीय दशाएं, स्त्री को प्रस्तुति सहायता, यानी कि मेटरनिटी हेल्प ऑफ वुमन, यानी कि मेटरनिटी रिलीफ जिसको आप कह सकते हैं। तो उसके लिए जो है वो राज्य जो है वो कदम उठाएगा इसके मामले में। उसके उसके बाद जो हमारी आती है 43 आती है, कितना आती है, 43 आती है। और इसमें ये कहा जाता है, इसमें ये कहा था कि कर्मचारियों को औद्योगिक संस्थाओं के प्रबंधन में भागीदार भागीदार बनाया जा सकता है। यानी कि कर्मचारियों को, जैसे कि कर्मचारी का मतलब ये हुआ कि जैसे 43 में ये क्या लिखा कि राज्य सभी कामगारों के लिए निर्वाह योग मजदूरी और एक उचित जीवन स्तर सुनिश्चित करने का प्रयास करेंगे। मतलब जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं उसको जो है वो पार्टनरशिप बन सकते हैं, ऐसा जो है वो राज्य प्रावधान करता है। अगर मैं काम कर रहा हूँ किसी फॉर्म में, मतलब अगर मैं जो है वो किसी कंपनी में काम कर रहा हूँ, किसी फैक्ट्री में काम कर रहा हूँ, और मुझे मेरा जीवन यापन करने के लिए वो मजदूरी मिल रही है, और ऐसी मजदूरी जिससे जिससे मेरी जो है वो जीवन यापन हो सके, जिससे हम अपना घर अच्छे से चला सके, तब तो ठीक है। लेकिन अगर जो है वो हम अपने जीवन को अच्छे से नहीं चला पा रहे हैं, और जो है वो जैसे काम लिया जा रहा है वैसी जो है वो, जैसे काम लिया जा रहा है वो वैसी जो है वो हमें पेमेंट नहीं दिया जा रहा, धन नहीं दिया जा रहा,
रहा है। तो ऐसे में जो हमारे दिखदाई वाली बात है और हमारा जो है वो जीवन भी सिक्योर नहीं है। तो 43 ये कहता है कि आपका जो है वो मतलब जैसे भी कोई भी कंपनी में कोई भी फार्म में अगर आप काम कर रहे हैं और आपका जो है वो जीवन जीने का जो है वो एक मजदूरी टाइप से है, तो ऐसे में आपका जो मजदूरी है मतलब जिसमें जो आप जीवन यापन कर रहे हैं, ऐसे में आपका जो है वो एक अच्छा पेमेंट दिया जाए और एक उसको जो है वो लाइफ सिक्योर किया जाए। ये कहती है 43 के का कहती है, यानी कि 43 के ए कहती है। अब देखते हैं 43 के बी क्या कहती है। तो 43 के बी में आपका जो 43 के ये 43 कहता है और 43 के ए में लिखा हुआ है उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए राज्य कदम उठाएगा। मतलब वही मैंने आपको बताया कि उसका जो कंपनी का पार्टनरशिप बन सकते हैं। इस मामले में जो राज्य सरकारी समितियों का जो है वो आप गठन कर सकते हैं। राज्य सहकारी समिति का जो है आप गठन कर सकते हैं, यानी कि एक कम्युनिटी बना सकते हैं, कुछ इस टाइप से है। तो इस मामले में जो है वो आपको राज्य जो है वो सहायता करेगा। अब जो हमारे आती है 44 आती है, 44 हालांकि इसमें नहीं लिखा हुआ है, मैंने आपको बाद में दिखाऊंगा, लेकिन जो है वो 44 क्या कहती है, समान नागरिक संहिता, यानी कि आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड इसको कह सकते हैं। उसके बाद में हमारी आती है जैसे कि मान लीजिए आप एग्जांपल में इसको समान नागरिक संहिता ले सकते हैं कि मतलब जैसे मान लीजिए जैसे सबसे पहले समान नागरिकता संहिता जो लागू हुआ था वो आपका लागू हुआ था गोवा में लागू हुआ था, आपको पता होगा। उसके बाद में आती है उसके बाद में हमारी आती है 44 के बाद कितनी आती है, तब कहेंगे 44 के बाद 45 आते हैं, हालांकि इसमें 47 लिखा हुआ है, उतना गायब है। 45 में ये कहता है दोस्त कि 6 बरस के कम आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देख रेख और शिक्षा का अधिकार, यानी कि 6 बरस के कम आयु के बच्चे के लिए प्रारंभिक बाल व्यवस्था देख रेख और शिक्षा का अधिकार, यानी कि 6 बरस से अगर वो बच्चा कम है तो उनको देख रेख के लिए उनकी प्रारंभिक बाल देख रेख के लिए शिक्षा उनके लिए और बाकी भी जितने भी सारे तरीके से हैं उनको जो है वो एक तरीके से एक आप गार्जियन के रूप में उनके जो है वो लाइफ को सिक्योर कर सकते हैं। 6 बरस से कम जो है वो बच्चा बच्चा है तो उनको जो है वो आप एक तरह से सारी फैसिलिटी आप दे सकते हैं हॉस्पिटल में या उनके घर में जाकर के, जिस तरीके से वो अपने बड़ा होकर के वो मतलब कि ठीक अपनी जी मतलब मेंटेलिटी उसकी जो है वो ठीक ठाक रह सके। उसके बाद में 46 आती है, एसी तथा एसटी के आर्थिक एवं शैक्षणिक विकास का प्रावधान, यानी कि जैसे कि अनुसूचित जाति होते हैं और अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति होते हैं, यानी कि आर्थिक एवं शैक्षणिक विकास का प्रावधान, यानी कि उसके जो है वो आर्थिक विकास, यानी कि प्रोविजन ऑफ इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट, मतलब उनकी जो है वो एक तरह से कह सकते हैं कि इकोनॉमिकल जो है वो उनको वृद्धि करने के लिए उनकी जो है वो एक तरह से कर सकते हैं कि एजुकेशनल, यानी कि उनको जो है वो शिक्षा ग्रहण करने के लिए इस तरीके से एससी एसटी जो पिछड़े जाति हैं उनके लिए आप जो है वो प्रावधान कर सकते हैं। उसके बाद में हमारे थे 47 ये कहता है कि लोगों को पोषण स्तर और जीवन स्तर को ऊपर ऊपर उठाना और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार लाना, ये कहता है, यानी कि नशीले पदार्थ पर प्रतिबंध कर सकते हैं आप जो है, मतलब कि आप जो है वो कर सकते हैं कि आप जो है वो कर सकते हैं कि लोगों के आज पोषण स्तर है और जीवन स्तर है उसको आप ऊपर ऊंचा उठा सकते हैं, मतलब कि ऐसी कोई खराब चीज है जिसको पर आप जो है वो प्रतिबंध कर सकते हैं और उसके जगह पे आप जो है वो एक जीवन स्तर को ऊपर ऊंचा उठाने के लिए आप जो है वो स्वास्थ्य के मामले में यानी कि सार्वजनिक सुधार आप कर सकते हैं। इसके बाद अब जो हम लोग 40 देख सकते हैं, यहाँ पे 40 लिखा हुआ, मैंने 40 आपको बताया था कि ये गांधीवादी सिद्धांत है, तो गांधीवादी सिद्धांत को आप देख सकते हैं, मैंने पर्सनल जो है वो लिखा गया है। राज्य ग्राम पंचायतों को स्वशासन की नीतियों के रूप में संगठित करने के लिए कदम उठाना। उसके बाद में आपका जो है वो ये आपका गांधी सिद्धांत पर आधारित निर्देश है, 40 है। उसके बाद में आपका जो है वो 40 है। उसके बाद में 43 है, 43 मैंने आपको बताया था 43 पिछले वीडियो में कि पिछले लेक्चर में कि राज्य ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तिगत या सहकारी आधार आधार पर
कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने का प्रयास है। उसके बाद 43 क्लॉज बी में सहकारी समिति के शैक्षणिक गठन, उसका बाद स्वायत्त कामकाज, लोकतांत्रिक नियंत्रण एवं पेशेवर प्रबंध को बढ़ावा देना। इस मामले में 46 में मैंने आपको अभी बताया कि जो है राज्य समाज के कमजोर वर्ग जैसे कि विशेष यानी कि SC ST जो होते हैं, अनुसूचित जाति, उनको जो है वो कमजोर वर्गों के लिए शिक्षा और आर्थिक हितों का बढ़ावा देना, यानी कि कह सकते हैं कि पार्टिकुलरली एंड शेड्यूल शेड्यूल्स शेड्यूल्स आप कह सकते हैं कि आप जो है वो शेड्यूल शेड्यूल कास्ट शेड्यूल अच्छा वो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब जो है वो उनको जो है वो इकोनॉमिक और जो है वो एजुकेशनल के रूप में आप जो है वो उनके जीवन स्तर में भी इंक्रीमेंट कर सकते हैं आप जो है वो। और 47 आपने देखा कि राज्य सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार के लिए कदम उठाएगा और नशीले पेय तथा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नशीले पदार्थों का सेवन पर रोक लगाएगा। मैंने आपको बताया था कि जो है वो ऐसे कदम सरकार के द्वारा उठाया जाएगा जो आपको जो है स्वास्थ्य के मामले में मतलब कि आपको जो है वो हेल्थ के मामले में जो है वो एक तरह से लाभकारी को, और नशीले पदार्थ जैसे पेयजल हो गया, हानिकारक आपका नशीले पेय हो गया, उसका स्वास्थ्य के मामले में हानिकारक नशीले कोई ऐसे ड्रग्स हो गया, तो इन सब पर जो है वो आप रोक लगा सकते हैं। उसके बाद में उदार वैधिक सिद्धांत पर आधारित निर्देश आती है, जिसमें 44 है। 44 मैंने आपको बताया कि 44 जो है भारत के ये जो है वो उदार बौद्धिक सिद्धांतों पर आधारित निर्देश है। भारत के राज्य क्षेत्र में नागरिक के लिए एक समान नागरिक संहिता को सुरक्षित करने का प्रयास है। क्या है? सुरक्षित करने का प्रसार, मतलब कि सबसे पहले जैसे कि आपको जो है मैंने बताया कि सबसे पहले जो है वो ये जो है वो गोवा में लगाया गया था, प्रथम बार जो लगाया गया था 44 में। और उसके बाद में आपका जो है 45 है, सभी बच्चों को 6 बरस की आयु पूरी करने तक प्रारंभिक बाल अवस्था देखभाल तथा शिक्षा प्रदान कर सकते हैं। मतलब कि पहले शिक्षा दिया जाता था, पहले शिक्षा दिया जाता था 14 बरस के बच्चों को, लेकिन फिर जो है वो आपका 66वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया 2002 में। 2002 के अनुसार जो है वो जो शिक्षा का अधिकार या इसे 21 के ए में शामिल कर दिया गया है, मतलब कि मूल अधिकार उसको बना दिया गया है। और इसे मूल अधिकार बना दिया गया। और जो है वो 45 में आपका जो है वो 45 में बाल अवस्था देखभाल और शिक्षा प्रदान कर रहा है। तो आप ये समझ सकते हैं कि 45 जो है मतलब ये कहने की कोशिश ये कर रहे हैं कि सभी बच्चों को जो है 6 बरस की आयु पूरा होने के बाद जो है वो जो है वो आप क्या कर देते हैं, जो है वो शिक्षा देने के लिए शुरू कर देते हैं। लेकिन उससे पहले जो देख रेख होती है तो उन सबको आप ही को करना होगा। और 66वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 में होती है, और उसके अनुसार जो है वो आपका जो है वो ये जो है मतलब 6 बरस से नीचे के मामला जो है, जो शिक्षा का अधिकार है उसको के हटा करके 21 के ए में शामिल कर दिया गया। आपको पता होना चाहिए। और 45 के बाद अवस्था देख रेख में ये कर दिया गया। उसके बाद आती है 48 आती है। 48 क्या कहती है दोस्त? आप कहें कि 48 जो कहता है दोस्त की कृषि एवं पशुओं की सुरक्षा कर सकते हैं। अच्छा, इसको भी जो है वो इसको भी एक तरह से जो है आप एक तरह से जो है आप कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, तो इसको जो है वो आप जो है वो एक तरह सुरक्षित कर सकते हैं। कृषि और पशुपालन को आधुनिक एवं वैज्ञानिक आधार पर संगठित कर सकते हैं, एक तरह से कर सकते हैं। तो मतलब कि कृषि एवं पशुओं की जो है आप सुरक्षा कर सकते हैं। 48 के काम में ये दिया हुआ है कि पर्यावरण की रक्षा और सुरक्षा करना तथा देश के वनों एवं वन्य जीवों की रक्षा करना, ये जो है वो आपका जिम्मेदार है। तो ऐसा कहता है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धार्थ कदम। वैसे इसके मामले में लिखा गया है कि जैसे जैसे आपका जो है वो गाय हो गया, गाय हो गया, जैसे जैसे कि मतलब गायों की जो है वो हत्या कर दिया जाता था, देखिए गौ वंश की हत्या कर दिया जाता था। इस पे जो है वो रोक लगानी चाहिए एक तरह से। तो इसके मामले में भी आप जो आर्टिकल 48 में 48 के काम में दिया गया। उसके बाद हमारे पास आता है गोवंश, मतलब कि 48 में ये कहा गया है कि आप जो है 48 में ये कहा गया कि कृषि और पशुपालन के आधुनिक वैज्ञानिक जो है वो मामला में एक संगठन बनाइए, एक संगठन में, ताकि उस पर जो है वो सुरक्षा प्रोटेक्शन हो सके। और दूसरी चीज जो है ये कह सकते हैं हिस्टोरिकल, ये लिखा हुआ है कि टू टू टू
प्रोटेक्ट एवरी मोमेंट और प्लेस और आर्टिसेक और हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस टू द स्टेट। यानी कि सॉरी हम यही पढ़ गए। ओहो, कृषि और पशुपालन को आधुनिक वैज्ञानिक की सुरक्षा में संगठन मतलब प्रोटेक्शन कर सकते हैं, इस मामले में जो है वो कदम उठाए। और 48 के काम में ये कहा गया कि आपका जो जैसे हत्या हो रही है, इस पे जो है हत्या हो रही है, और जैसे कि गाय को, भैंस को, ऐसे किसी चीज को, किसी जानवर को हत्या ले लिया जाता है, तो इस पर जो है मतलब कि पर्यावरण रक्षा की और सुरक्षा तथा आदेश वनों एवं वन्य जीवों की रक्षा करें, मतलब इन सब की जो है वो रक्षा करें। मतलब ये हुआ, कहने का मतलब वही हुआ कि गाय और इन सब जितने भी जानवर हैं उन पर जो हत्या वो जो होती है वो उस पर जो है वो एक तरह से प्रतिबंध लगाया जाए। उसके बाद हमारी आती है 49 आती है। 49 कहती है दोस्त, 49 कहती है कि राष्ट्र की कलात्मक एवं ऐतिहासिक महत्व के प्रत्येक स्मारक या स्थान की रक्षा करे। यानी कि जैसे कोई मूवमेंट होती है, कोई हिस्टोरिकल प्लेस होती है, कोई जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि टू प्रोटेक्ट एवरी मोमेंट, मतलब कि प्रत्येक मोमेंट मतलब जितने भी आपके जो है वो मोमेंट है, मतलब कि हिस्टोरिकल प्लेस है, यहाँ लिखा हुआ है कि प्लेस ऑफ आर्किटेक्ट और हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस टू द स्टेट, मतलब स्टेट में जो हिस्टोरिकल प्लेस बने हुए हैं, हिस्टोरिकल मोमेंट बने, आर्किटेक्ट बने हुए हैं, आप आपका जो है वो मोमेंट बने हुए हैं, जो कि एक हिस्ट्री का निशान है, स्मारक है, तो उनको जो है वो आप सेफ रख सकते हैं, यानी कि सुरक्षित आप करने की जो है वो एक तरह से काम किया जा सकता है। क्योंकि आपको जो नीति निर्देशक था तो बनाने का मतलब ही है कि आप समाज को जो है वो कल्याण कर सकते हैं, वेलफेयर के रूप में जो है वो आप काम कर सकते हैं। मतलब कि इसका मतलब ये हुआ। उसके बाद में 50 में ये कहा गया दोस्त कि राज्य की लोक सेवाओं को न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने के लिए कदम उठाना। जैसे राज्य को लोक सेवा में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने के लिए कदम उठाया गया। यानी कि 50 में आप क्या कह सकते हैं? 50 में दोस्त मैं तो ये कह सकता हूँ कि 50 में ये कहा गया कि कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग करना, यानी कि इन दोनों में मतलब कोई भी आपस में दोनों मेल मिलाप नहीं रहेंगे। ये जो है वो दोनों अलग अलग अपने अपने क्षेत्रों में काम करेंगे, मुझे ये ऐसा लगता है। और उसके बाद अगर देखें 50 हो गया दोस्त, अब उसके बाद में 51 देख लेते हैं, बस यही है 36 से 51 तक है। और यह घोषणा 51 कहता है कि यह घोषणा करता है कि राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा स्थापित करने का प्रयास करेगा। मतलब कि राज्य में जो है वो अंतर्राष्ट्रीय शांति, मतलब कि बाहरी रूप से भी और आंतरिक रूप से भी, जो जो आपका जो अशांति बना हुआ रहता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है वो जो अशांति बनी हुई रहती है, उसको जो है आप शांत करने की जो है वो एक तरह से कोशिश करते रहेंगे। मतलब कि जैसे कि दूसरे देश के साथ जो है वो संबंध करना, या तो फिर अगर यूँ कह सकते हैं कि दूसरे देश के साथ या तो इंटरनेशनल या मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय, या तो फिर आप बाहर रूप से या अंदर रूप से, यानी कि आप कह सकते हैं कि इंटरनेशनल रिपोर्ट क्या लिखा हुआ, यहाँ पे लिखा हुआ कि राष्ट्रों को साथ न्यायपूर्ण और सम्मानजनक संबंध बनाए रखना, यानी कि मेंटेनिंग जस्ट एंड हॉर्नविल रिलेशन एंड विथ नेशन। यानी कि आप जो है वो जैसे बाहरी मामले में या फिर अंदर मामले में जो आप संबंध रखने की मामला है, वो आप जो है वो इसको रख सकते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय कानून और संधि दायित्वों के लिए सम्मान को बढ़ावा देना, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर या तो फिर आपका संधि दायित्वों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर या तो फिर उच्च स्तरीय पर आपका जो दायित्व बनती है कि आप जो है वो सम्मान को जो है वो एक तरह से बढ़ाए रखिए। जैसे मोदी जी इंटरनेशनल लेवल पर बहुत मजबूत कर दिए, आपको पता है कि इंडिया को मजबूत कर दिए। अब 36 से कॉमन हो गया दोस्त, आप जो है वो इसके मामले में और भी कुछ बातें आती है कि मध्यस्थता द्वारा अंतरराष्ट्रीय विवादों को निपटाने को प्रोत्साहित करना, इसमें मामला है। डीपीएसपी में संशोधन, अब डीपीएसपी में संशोधन होती है, ये भी हम लोग देख लेते हैं।
आपको पता होगा 42वां संविधान संशोधन 1976 में इसमें इसमें एक निर्देशक जो जोड़कर संविधान के भाग 4 में कुछ बदलाव कर दिया गया था। 42वां संविधान संशोधन 1976 में आपका जो है वो ये बात कही गई थी। उसके बाद में 39 के एज जोड़ा गया था, गरीबों को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करना, यानी कि गरीबों को जो है वो निःशुल्क कानूनी, यानी कि कानून के मामले में जो आप कुछ चार्ज वगैरह लेते हैं वो आपको नहीं लेनी है। उसके बाद में उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी, यानी कि जैसे कि कोई कंपनी है उसमें जो है वो कोई लेबर जो काम कर रही है तो उसको जो है वो उस काम के बदले उतने पैसा नहीं दिया जा रहा जितना उसको मिलना चाहिए, जिसके उसके जो है वो लाइफ जो है वो सिक्योर रखे। तो ऐसे में जो है अब आप कंपनी के एक पार्टनरशिप के रूप में उनको एक जो है वो हिस्से के रूप में कर सकते हैं। पर्यावरण की रक्षा और उसमें सुधार कर सकते हैं। जैसे पर्यावरण के मामले में मैं ये कह सकता हूँ कि जैसे कि पर्यावरण में रहने वाले पशुपालन की या तो फिर पेड़ पौधे की जो है वो रक्षा नहीं लोग करते हैं। मौलिक अधिकारों और डीपीएसपी के मध्य संघर्ष संबद्ध मामले में, यानी कि आप जो है कह सकते हैं कि चंपकम दोराय राजन बनाम मद्रास राज्य 1951, इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि मौलिक अधिकारों और निदेशक सिद्धांतों के बीच किसी भी संघर्ष के मामले में मौलिक अधिकार मान्य होगा। यानी कि आपका जो है वो चंपक दोराय राजन बनाम मद्रास राज्य 1951, इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने ये फैसला सुनाया कि मौलिक अधिकार और निदेशक सिद्धांत, यानी कि राज्य के निदेशक सिद्धांत के बीच किसी भी संघर्ष के मामले में मौलिक अधिकार मान्य नहीं होगा। मतलब इसके मतलब सर्वोच्च न्यायालय के ये फैसला देखती आपका जो मौलिक अधिकार है और राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, ऐसे में जो है वो दोनों के मामले में अगर लड़ाई हो जाती है, किसी भी मतभेद हो जाती है, तो ऐसे में जो जीतेगा वो आपका मौलिक अधिकार ही जीतेगा, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है वो नहीं जीतेगा। ऐसे में ये आती है। आप ये तो हो गया हमारा। आप कहता है कि गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967, इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने घोषणा की कि निदेशक सिद्धांतों का कार्यान्वयन के लिए भी संसद द्वारा मौलिक अधिकारों को संशोधन नहीं किया जा सकता। अच्छा, 1967 में जो ये है वो कहा जाता है कि सर्वोच्च न्यायालय ने घोषणा किया कि नीति निर्देशक सिद्धांतों के कार्यान्वयन के लिए, मतलब नीति निर्देशक सिद्धांत कार्यान्वयन के लिए भी संसद द्वारा जो है वो मौलिक अधिकार में संशोधन नहीं किया जाएगा। या शंकरी प्रसाद मामले में अपने स्वयं के निर्णय निर्णय के विपरीत था। केशवानंद भारतीय बनाम केरल राज्य के मामले में ये कहा जाता है फिर बाद में 1973 में कि इस मामले में कि सर्वोच्च न्यायालय ने गोलकनाथ 1967 के मामले ने ये फैसला खारिज कर दिया और घोषणा की कि संसद संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकती है, लेकिन वह अपनी मूल संरचना को बदल नहीं सकता। मतलब कहने का मतलब कि उसका संरचना जो पहले से बना हुआ है उसको में कोई भी छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा। लेकिन आप जो है वो उसमें संविधान जो है वो संविधान अच्छा, मूल अधिकार जो है वो संविधान का भाग है, इसलिए संशोधन किया जाएगा। ये केशवानंद भारतीय केस 1973 के तहत कहा जाता है, जो कि पहले जो किया था 1967 में आपका गोलक नाम बनाम पंजाब राज्य में यह कहा जाता है कि जो है वो संविधान जो है, मतलब कि संसद जो है वो मौलिक अधिकार में संशोधन नहीं किया जाएगा। तो इसी के पक्ष में ये केशवानंद भारतीय केस 1973 में आती है कि संशोधन वो कर सकती है, काहे नहीं कर सकते, लेकिन उसको मूल ढांचा यानी कि मूल संरचना को छोड़कर। इस प्रकार संपत्ति का जो कि मौलिक अधिकार हुआ करता था सूची से हटा दिया गया था। मिनर्वा मिल्स बनाम 1980 में होती है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि संसद संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकती है, लेकिन वह संविधान के मूल ढांचा को नहीं बदल सकती। मतलब उसका जो मिनर्वा मिल्स 1980 में होती है, जिसमें यह कहा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है संसद के एक कानूनी तरफ से बना करके संविधान के किसी भी भाग में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन उसके मूल ढांचा यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि यहाँ लिखा हुआ इंग्लिश में क्या लिखा हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड कैनॉट चेंज। अच्छा हाँ, उसका बेसिक स्ट्रक्चर को जो है वो कैनॉट चेंज, मतलब कि उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, उसके बाद श्रम संहिता 1948, 1920, 2020, यानी कि आप जो उनका जो न्यूनतम मजदूरी जो है वो आप उसको जो है वो दे दे मतलब कि रख नहीं सकते हैं। अनुबंध श्रम विनियम और उन्मूलन अधिनियम वर्ष 1970 में आती है। उसके बाद बाल श्रम निषेध और आपका
विनिमय विनिमय अधिनियम वर्ष 1986, वर्ष 2016 में बाल एवं किशोर श्रम निषेध व विनिमय अधिनियम 1986 में पुनर्निर्मित हो जाती है। बंधुआ मजदूरी प्रणाली उन्मूलन अधिनियम 1976 में आती है और खनन और खनिज विकास एवं विनियमन अधिनियम 1957 में आती है। फिर महिला श्रमिकों के हितों के रक्षा के लिए मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 और समान परिश्रमी अधिनियम 1976 बनाया गया था। उसके बाद में हमारे पास ये है कि इसे 83वें संवैधानिक संशोधन द्वारा पेश किया गया कि एवं इसके पश्चात शिक्षा का आपका जो है वो अधिनियम 2009 पारित किया गया। प्रारंभिक शिक्षा जो था वो 6 बरस से पहले के था, लेकिन 6 से 14 बरस की आयु के बच्चों को मौलिक अधिकार के रूप में स्वीकार किया गया। 6 से 14 बरस के बच्चों को आपका जो है वो शिक्षा जो है वो फ्री है। उसके बाद पर्यावरण वन्य जीव अधिनियम 1972 बन है और अधिनियम 1980 में पर्यावरण अधिनियम जो बनती है और उसके बाद 1986 में क्रमशः वन्य जीव एवं वनों की सुरक्षा के लिए अधिनियम किया गया। अब जो यहाँ तक हमारे जो है वो पूरा कंप्लीट हुआ, काफी लंबा चल गया दोस्त, मुझे नहीं पता था कि इतना लंबा है, बाकी मैं धीरे धीरे छोड़ने वाला था लेकिन इधर लंबा चल गया। अब चलते हैं हम लोग टेस्ट लगा लेते हैं, क्योंकि टेस्ट में जो हम लोग को पता चलेगा कि जो है वो कितना जो है वो हम लोग ने जानते हैं और कितना जो है हमारे क्वेश्चन अटेम्प्ट हो पाते हैं। ये जो है वो क्वेश्चन पूछा हुआ है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको देख लीजिए। बस ज्यादा नहीं है, 30 वो क्वेश्चन है। संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लंघन की संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लंघन किया गया है? तो संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लंघन किया गया है? तो आप कहेंगे कि वो किया गया है भाग 3 में। भाग 3 में जो है वो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का जो है वो उल्लंघन किया गया है। संविधान के किस भाग में संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लंघन पड़ रहा है, उल्लेख किया गया? तो आपका कहेंगे कि भाग 3 में या भाग 4 में? भाग 4 में, सॉरी, भाग 4 में ये बात कही गई है। अच्छा, उसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? तो आप कहेंगे वो जो किया गया है वो आपका 36 से 51 में किया गया है। उसके बाद में उसके बाद में कहा गया कि भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है। तो वो पाया जाता है किसमें? आप कहेंगे वो जो पाया जाता है दोस्त, वो पाया जाता है आपका संविधान की प्रस्तावना और आपका नीति निर्देशक तत्व। ये दोनों में जो है वो भारत के जो है वो एक कल्याण होने का जो है वो विचार को दिया जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए और सी दोनों हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि भारतीय संविधान में भारतीय संविधान में भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त हुआ है? तो किस संविधान से प्राप्त हुआ है दोस्त? आप कहेंगे आयरलैंड से प्राप्त हुआ। नीति निर्देशक सिद्धांत है, तो नीति निर्देशक सिद्धांत है क्या है? बाध्य योग है, बाध्य योग नहीं है, मौलिक अधिकार है, कोई नहीं है। तो कौन हो जाएगा आपका आंसर? तो आप कहेंगे आपका आंसर हो जाएगा ये बाध्य योग नहीं है। मतलब इसका जो उल्लंघन करने पर आपके जो है वो कोई भी ऐसा नहीं कि कोई भी आपको जो है वो सुप्रीम कोर्ट के तहत कोई भी कार्रवाई कर दिया जाएगा, नहीं। इसको उल्लंघन करने के बाद आपके जो है वो कोई भी बाध्य योग नहीं है। भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है? तब कहेंगे भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है? तब कौन सा देश है? तब कहेंगे वो जो है राज्य की नीति निर्देशक तत्व। भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश है जो शासन के लिए आधारभूत है? तो आपका है राज्य के नीति निर्देशक तत्व है।
तो ऑप्शन नंबर सी आपका जो है वो करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, भारतीय भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? तो कौन सा देता है? तो आप कहेंगे वो जो देता है वो आपका देता है अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 में मैंने आपको बताया था कि ये जो है वो ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देशन देता है, जिसको हम लोग गांधीवादी सिद्धांत भी कहते हैं। ये हो गया। उसके बाद में आठ आठ नंबर क्वेश्चन कहता है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से किस अनुच्छेद का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संदर्भ संवर्धन में से है? तो मैंने आपको बताया था कि सबसे लास्ट में मैंने आपको बताया था राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से किस अनुच्छेद के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा के संबंध में आपका जो है वो संदर्भ में है। तो कौन है दोस्त? आप कहेंगे वो जो है सबसे लास्ट में है, 51 में है। उसके बाद में आपका जो है वो अगला नंबर क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य है। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य है राजनीतिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। आप कहेंगे कि नहीं, सामाजिक प्रजातंत्र को स्थापित करना नहीं, गांधीवाद पंचायत को स्थापित करना, सामाजिक और आर्थिक पंचायत को स्थापना करना। हाँ, ये है राज्य के नीति से सिद्धांत का मतलब ये है कि सामाजिक कल्याण यानी कि सामाजिक आर्थिक को वेलफेयर करना यानी कि कल्याण करना, इसका मतलब ये है। अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है? एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। आप कहेंगे कि बिल्कुल भी नहीं। सामाजिक आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करना, ये आपका सही हो जाएगा। एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना, ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का जो है वो कोई भी उद्देश्य धार्मिक के मामले में नहीं है। उसके बाद में कहा था 11 नंबर क्वेश्चन, कल्याणकारी राज्य की संकल्पना कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में है। कल्याणकारी राज्य की कल्पना का समावेश भारत के संविधान में है। तो आपका भारत के संविधान में कौन है? राज्य के नीति के सिद्धांत, चौथी अनुसूची, मौलिक अधिकारों प्रस्तावना नहीं। कल्याणकारी जो है वो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में बताया गया। राज्य के नीति निर्देशक तत्व सहज अध्ययन के लिए निम्न में से कौन से भाग में विभाजित किया गया है? सामाजिक, उदार, बौद्ध, एकतावादी, गांधीवादी, उपयुक्त में से सभी। तो आप कहें कि ये जो होगा उपयुक्त में सभी, क्योंकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व सहज अध्ययन के लिए निम्न में से कौन सा भाग विभाजित किया जाता है? तो सामाजिक, उदार, बौद्ध, एकतावादी और गांधीवादी, इन तीनों के मामले में जो है वो राज्य नीति जो है वो वर्णन करती है। तो यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में निम्नलिखित सुनिश्चित किया गया है। तो समान कार्य के लिए समान वेतन के मामले में अगर बात करते हैं तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में बहुत दिया गया है। निम्नलिखित में कौन एक मौलिक अधिकार नहीं है? तो निम्नलिखित में कौन एक मौलिक अधिकार नहीं है? तो आपका कौन नहीं है? तो आप कहेंगे वो जो आपका है वो उत्पीड़न के खिलाफ अधिकार, और आपका समान काम के लिए समान वेतन जो है वो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में बात की गई है, मौलिक अधिकार में बात नहीं की गई है। तो ये आपका जो है वो गलत हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में निहित है? तो आप अपराधों के लिए दोष सिद्ध में संबंध के संरक्षण, तो आपका हो जाएगा जाकर के कौन सा हो जाएगा? तब कहें कि प्राण एवं दैहिक सुंदरता का संरक्षण, अल्पायु वर्गों के हितों का संरक्षण, पुरुषों और स्त्रियों दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन, ये जो है वो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निहित है। अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित है? तो कौन सम्मिलित है दोस्त? आप कहेंगे राज्य देश के पर्यावरण में संरक्षण तथा संवर्धन का प्रयास करेगा। ये तो है। राज्य किसी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता में मना नहीं करेगा, ये तो नहीं है। राज्य किसी व्यक्ति को उसके धर्म, कुल यानी कि रेस
रेस, जाति, लिंग अथवा जन्म स्थान के प्रतिभेद नहीं करेगा। ऐसा तो बात ही नहीं। अस्पृश्यता तो वाले वो उसमें है, मूल अधिकार में है, तो ये तो कहाँ चलेगा? तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा। उसका बाद भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? तो कौन सा संबंधित है आपका? अनुच्छेद 380, 351, 300 आपका विशेष बाहरी से जो संबंध है, जो बाहरी से संबंध बनाए रखता है, हम लोगों ने बताया था अंतरराष्ट्रीय शांति है, हमने बताया था। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। 18 को देख लेते हैं। निम्नलिखित निर्देशक सिद्धांतों में से वह सिद्धांत कौन सा है जिसे गांधीवादी सिद्धांत कहा जाता है? तो गांधीवादी सिद्धांत आपको पता होगा, गांधीवादी सिद्धांत किसको कहते हैं? श्रमिकों और बच्चों का संरक्षण नहीं, स्वशासन के प्रभावी एकलो एवं रूप में ग्राम ग्राम पंचायत का संगठन। तो ये आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कहता है कि संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है? तो संविधान का कौन सा अंश संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है? तो वो कौन करता है? आपका राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, मौलिक अधिकार, इसमें तो है नहीं। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ये देखिए कुछ मल्टीपल चॉइस के मामले में पूछा है कि राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों के मामले में मामले में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये ये तत्व देश के सामाजिक, आर्थिक, लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं। इन तत्वों में अंतर्विष्ट उपबंध किसी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। तो इसमें कौन हो जाएगा दोस्त? आप कहेंगे इसमें जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा जाकर के दोनों जो आपको उपयुक्त कथनों में से कौन सा? तो दोनों तो सही है। ये तत्व देश के सामाजिक, आर्थिक, लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं, ये भी सही है। इन तत्वों में अंतर्विष्ट उपबंधों किसी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय यानी कि एनफोर्सिबल नहीं है, तो ये भी आपका सही है। उसके बाद में फिर मल्टीपल चॉइस दिया हुआ आप दोनों में। अनुच्छेद 40 में आपका जो ग्राम पंचायत का गठन, ये तो सही है। 41 में है काम करने का अधिकार जो है वो, ये भी है आपका जो है वो सही है। अ, अ, नहीं, आपका जो 40 का तो ये हो जाएगा। और फिर आपका हो जाएगा जाकर के बी का क्या होगा? बी का जो आपका होगा वो आपका अनुच्छेद अनुच्छेद 41 में दिया गया काम करने का अधिकार ही तो है। उसके बाद में सी जो है वो अनुच्छेद 44 में क्या है? समान नागरिकता संहिता, ये तो सही है। 48 में कृषि एवं पशुपालन का गठन अभियान, की ऑप्शन नंबर आपका जो है वो एक करेक्ट उत्तर हो जाएगा। उसके बाद में देखते हैं राज्य में नीति निर्देशक सिद्धांतों किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है? तो किस प्रकार से मौलिक अधिकारों से भिन्न है? तो आप कहेंगे पूर्वोक्त केंद्रीय सरकार के लिए और उपयुक्त राज्यों के लिए नहीं। पूर्वोक्त संविधान का अंश नहीं है, जबकि उपयुक्त उपरोक्त है नहीं। निर्देशक सिद्धांतों का परिवर्तनीय नहीं है, जबकि मौलिक अधिकार परिवर्तनीय है। हाँ, ये सही है। निर्देशक सिद्धांत जो है वो परिवर्तनीय नहीं है, जबकि मौलिक अधिकार जो है वो परिवर्तनीय है। ये आपका सही हो जाएगा, यानी कि 22 का जो है वो आपका सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक अदा सुविधा के अनुसार अदा किया जा सकता है, जिसे कहा जाता है। तो उसने कौन कहा था? तो आप कहेंगे वो जो कहा था केटी शाह ने कहा था। भारतीय संविधान में भाग 4 में दिए गए निर्देशक सिद्धांतों में निम्न में से कौन से सूचीबद्ध है? तो सूचीबद्ध आपका कौन है? तो आप कहेंगे वो जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा जाकर के समान कार्य के लिए समान वेतन, ये तो है। समान नागरिक संहिता, ये भी है। छोटे परिवार का मापदंड, ये तो नहीं है। प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा की शिक्षा, ये भी नहीं। यानी कि 1 और 2 आपका जो है वो करेक्ट उत्तर हो जाएगा, यानी कि बी आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से भारत के संविधान के किसमें पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन्य जीवन की रक्षा के प्रावधान पाए जाते हैं? तो आप कहेंगे निम्नलिखित में से भारत के संविधान निम्नलिखित में से भारत के संविधान के निम्नलिखित में से भारत के संविधान के किसमें पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन तथा
वन तथा वन्य जीव की रक्षा के प्रावधान पाए जाते हैं। अरे समझ में नहीं आ रहा। निम्नलिखित में से भारत के संविधान में किसमें पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन्य जीवन की रक्षा को अच्छा वो तो ये आपका जो है वो आपका है जाकर के केवल राज्य के नीति निर्देशक तत्व में केवल मूल कर्तव्य में भी आपका है और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। तो यानी कि 25 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। इनमें से कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है? तो मद्य निषेध आपका जो है ये तो है, काम का अधिकार ये तो है, समान कार्य के लिए समान वेतन, सूचना का अधिकार ये नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। 27 कहता है कि निम्न में से कौन सा नीति निर्देशक तत्व है? समान नागरिकता संहिता, प्रेस की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, विधि के समस्त ये तो मतलब मूल अधिकार का है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था जो किया गया है, मौलिक अधिकार मौलिक राज्य का नीति 28 का आपको जो है वो सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। संविधान के 42वां संविधान संशोधन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में जोड़ा गया? तो आप कहेंगे कि 42वां संविधान संशोधन पुरुष और स्त्रियों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन ये जोड़ा गया है, तो आप कहें कि जी बिल्कुल भी नहीं। उद्योगों को प्रबंध एवं कामगारों में सहभागिता, काम शिक्षा और सार्वजनिक सहायता पाने का अधिकार, श्रमिकों के लिए निर्वाह योग्य वेतन नहीं। ऑप्शन नंबर आपका जो हो जाएगा कौन हो जाएगा? तब कहेंगे कि बहुत जगह उद्योगों के प्रबंध में कामगारों की सहभागिता आपका 29 का जो हो जाएगा वो आपका बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों की प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई है? तो वो की गई है 42वें संविधान क्योंकि जोड़ा गया था, तो ये जो जोड़ा गया था आपका जोड़ा गया था 43 के ए में जोड़ा गया था। तो यहाँ पर हमारे जो है वो ये जो है वो क्लास कंप्लीट होती है दोस्त, काफी लंबा चल गया और बाकी जो मैंने सारे के सारे आपको क्वेश्चन बता दिया है, बाकी आप टिक कर लीजिएगा, मैंने ऐसे ही आपको छोड़ देता हूँ। और आपको वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा बुरा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला पड़ा है, जाइए और कमेंट करिए। और बाकी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, जय हिंद, वंदे मातरम। और अगर हाँ अगर आप इस क्लास की पीडीएफ को चाहते हैं तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, और नहीं तो आप चाहें तो नहीं भी ज्वाइन कर सकते हैं। और लेकिन आप पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो सबसे टॉप लेवल पर आपकी जो है वो पीडीएफ की लिंक मौजूद है, वहां से आप आराम से डाउनलोड कर सकते हैं इस हूबहू पीडीएफ को। तो चलिए मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, जय हिंद, वंदे मातरम। और मुझे कौन सा टॉपिक कवर करने चाहिए ये भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।